नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है भाई। सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए भाई। सुरेंद्र सिंह राठौड़, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। मोनोबॉक्स से सर मैं तो आ गया, आप भी आ जाओ, बिल्कुल हम भी हाजिर हैं। सुरेंद्र सिंह राठौड़ आओ सर, बिल्कुल हाँ ठीक है। मोनोबॉक्स से सर आज में सबसे पहले आ गया, बिल्कुल वेलकम आपका। मनोहर सिंह राठौड़, गुरुदेव आ जाओ अब तो ठीक है। अर्जुन राम गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। रेणुबाला गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। माया गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। मोनोबॉक्स गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। सुरेंद्र सिंह गुड मॉर्निंग सर जी, बिल्कुल गुड मॉर्निंग। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। महाराणा प्रताप सिंह पढ़ रहे हैं, महाराणा प्रताप सिंह को ही अपन आगे बढ़ाने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी जितने जुड़े हुए हैं, क्लास को अधिक से अधिक शेयर करा करें, लाइक करा करें भाई, है ना। तो आज की जो क्लास है वो महाराणा प्रताप सिंह की रहेगी, लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देता हूं वो आपको जरूरी है। ध्यान रखिएगा कि ये जो आपके सामने है ये बुक्स है लाइब्रेरी एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखिएगा। राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड जो वैकेंसी है आई हुई है, तो जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है इन बुक्स को अपनी सुविधा अनुसार क्या कर सकता है, खरीद सकता है। उसके लिए जो संस्थान के नंबर है, एसएलसी क्लासेस की जो नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, इनके आप कॉल करके या आप इनके ऊपर व्हाट्सएप करके जो भी इंफॉर्मेशन है आप यहाँ से परचेज भी कर सकते हो, बुक भी कर सकते हो। विनोद कुमार गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग भाई। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो मैंने आपको पहले ही बताई है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। राजस्थान लाइब्रेरियन 2024 की जो ग्रेड सेकंड की है वैकेंसी के फॉर्म चालू हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। न्यू लाइब्रेरियन जो बैच स्टार्ट है उसकी मैंने आपको पहले भी चर्चा करी है। जो न्यू लाइब्रेरियन बैच स्टार्ट है ये 26 तारीख से स्टार्ट है भाई, 26 फेब से स्टार्ट है, ध्यान रखिएगा। और इसमें दो बैच अपन ने डाल रखे हैं। एक तो आपके कौन सा है, द्रोणाचार्य बैच है। एक तो कौन सा है, द्रोणाचार्य बैच है, जिसमें पेपर सेकंड की आपको तैयारी करवाई जाएगी, जिसकी फीस आपके 1999 रुपए है। दूसरा आपके रणभूमि बैच है, जिसको आप देख सकते हो, इसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की तैयारी करवाई जाएगी, जिसकी फीस आपकी कितनी है, 2699 रुपए है। ये जो रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, ये रजिस्ट्रेशन आपके, रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन आपके 15 फरवरी से स्टार्ट हुए हैं और ये अब 25 फेब तक चलने वाले हैं। 25 फेब तक चलने वाले, मात्र कुछ टाइम ही शेष है। तो ये ऑफर के अंदर है। ऑफर के अंदर अगर आप परचेज करते हो तो आपके थोड़ा कम रेट लगेगा, लेकिन बाद में 25 तारीख बाद में इसकी जो है प्राइस वो बढ़ जाएगी। तो सभी विद्यार्थी जो भी है 26 को ज्वाइन करेंगे, क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो उसमें ज्वाइन होना चाहते हो सभी विद्यार्थी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और आप एसएलसी क्लासेस का पूर्ण रूप से हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। रितिका वेरी गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। एग्रीकल्चर गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। एग्रीकल्चर वाला सर दोनों पेपर की लाइव क्लास चलेगी। इसके अंदर आपको जो प्रमुख रूप से मेन जो टॉपिक होंगे उनकी जीके की लाइव मिलेगी। इसके अलावा जो रिकॉर्डेड बेस तो आपको जीके वाला मिलेगा, उसके अलावा जो लाइब्रेरी का है वो पूरा लाइव रहेगा। सुरेंद्र सिंह ये थर्ड ग्रेड वालों को, हाँ थर्ड ग्रेड वाले दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब अपन बात करेंगे आगे की स्थिति की। देखो अपन ने पढ़ा हुआ है, अपन महाराणा प्रताप सिंह पढ़ रहे थे, महाराणा प्रताप सिंह की आगे चर्चा कर रहे थे कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद में जो मानसिंह प्रथम था उसकी मनसबदारी छीन ली गई थी और उसे अपने शाही दरबार से निकाल दिया गया था। तो मनसबदारी पद या प्रथा क्या है वास्तव में, उसकी मैं बात कर लेता हूं, ध्यान समझिएगा। मनसबदारी जो पद या प्रथा है इसकी शुरुआत, इसकी शुरुआत 1567 ईस्वी के आसपास अकबर द्वारा की गई। किसने करी थी भाई, अकबर ने करी थी, ध्यान समझिएगा। मनसबदारी पद या प्रथा की शुरुआत 1567 में किसके द्वारा की गई है, अकबर के द्वारा की गई है। इसमें खास बात क्या होती है, एक तो होती है जात और एक होती है दोस्त श्रेणी। देखो पहले मैं बात लिख रहा हूं, जिसकी जात 7000 से अधिक है, 7000 से अधिक है, वो फर्स्ट ग्रेड मनसबदार कहलाता है। वो क्या कहलाता है, फर्स्ट ग्रेड मनसबदार कहलाता है। सुरेंद्र सिंह सॉरी सर, पर थर्ड ग्रेड में भी हिस्ट्री आती है क्या, बिल्कुल हिस्ट्री तो आती है थर्ड ग्रेड में। रेणुबाला अकबर, ठीक है हो गया है ना। 7000 से अधिक का जो मनसबदार है वो कौन सा मनसबदार कहलाएगा, फर्स्ट ग्रेड मनसबदार कहलाता है। जो आपके 5000 से अधिक है और 7000 तक है, 5001 से लेके 7000 तक का जो मनसबदार है वो आपके सेकंड ग्रेड मनसबदार कहलाता है। और जो 5000 या 5000 से कम है
वो आपके थर्ड ग्रेड मनसबदार कहलाता है। ध्यान रखिएगा, एक्चुअली में ये एक तरीके से रैंकिंग है। जब दरबार के अंदर बैठते हैं तो जिसकी मनसबदारी ज्यादा अधिक होती है उतना ही उस राजा के क्या होता है, घनिष्ठ होता है। और जब ये युद्ध करने जाते हैं या कोई अन्य कार्य से जाते हैं तब भी इनको जो सेना वगैरह मिलती है उसका भी एक अलग से प्रावधान है। थर्ड ग्रेड जो मनसबदार होगा उसको पूरी पैदल सेना मिलती है भाई, पूरी क्या मिलती है, पैदल सेना मिलती है। सेकंड ग्रेड जो मनसबदार होगा इसको 75% तो क्या मिलती है, पैदल सेना, प्लस 25% क्या मिलेगी, हाथी, घोड़े और सूबेदार, ये सेना मिलती है भाई। अब जो फर्स्ट ग्रेड मनसबदार होगा इसको 50% तो क्या मिलेगी, पैदल सेना, और 50% क्या मिलेंगे, हाथी, घोड़े, सूबेदार, प्लस साथ में क्या दी जाती है, जागीरें प्रदान की जाती है। साथ में क्या प्रदान की जाती है, जागीरें प्रदान की जाती है। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक मनसबदारी प्राप्त व्यक्ति, सर्वाधिक मनसबदारी प्राप्त व्यक्ति, दो व्यक्तियों के नाम ध्यान रखने हैं। एक तो आपके मिर्जा कोका अजीज, मिर्जा कोका अजीज, और दूसरा आपके आमेर के थे मान सिंह प्रथम। और इन दोनों की जो मनसबदारियां हैं वो 7,000 की मनसबदारी थी। दोनों कितनी थी, 7,000 की क्या है, मनसबदारी प्राप्त है। मोहन बॉक्स से सर, आरपीएससी ने न्यू सूचना जारी की है कि ये जो योग्य है वो ही फॉर्म भरे, लेकिन मेरा तो डीएलआई से 2023 का बैच का हूँ और अभी तक ना तो एग्जाम हुए हैं ना प्रैक्टिस हुई है, तो अब मैं क्या करूँ। देखो मेरी बात सुनिए मोनू, मेरी बात सुनिएगा। जो आरपीएससी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें यह भी कहा है कि एग्जाम्स जब लगेगा उससे 2 महीने पहले तक वो करेक्शन मांगेंगे उसके अंदर, है ना, करेक्शन मांगेंगे, तो वहां पे आप वो चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक आपका एग्जाम लग जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, उसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने फॉल्ट सूचना नहीं भर रहे हो, आपने फॉर्म फिल जो आप कर रहे हो, इस बात को आप ध्यान समझिएगा। आपका फॉर्म आपने डीएलआईसी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, उसका एग्जाम भी होगा और फॉर्म भी आपका जो हो जाएगा, एग्जाम का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो वो करेक्शन उस टाइम पे मांगते हो, उस टाइम पे आप कर लेना, जो भी आपको जैसा उचित लगे। ठीक है, खूब सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, आप लाइक कर दे क्लास को। तो ये मनसबदारी पद या प्रथा है जिसकी मैं आपके साथ में चर्चा कर चुका हूं, तो एक बार यहां तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात क्या हुआ वो देख लेते हैं। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात देखो, हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात क्या हुआ, प्रताप की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी वे, क्या हो गई थी, कमजोर हो गई थी। प्रताप सिंह जो थे यहां से चला गया, कहां पे चला गया था, चूलिया गांव पाली। कहां पे चले जाते हैं, चूलिया गांव पाली। ध्यान रखिएगा, प्रताप ने छापा मारिया, छापे मारिया गुरिल्ला पद्धति, अपने प्रताप सिंह ने छापेमारियां कौन सी पद्धति अपनाते हैं, गुरिल्ला पद्धति अपनाते हैं। ध्यान रखना, प्रताप की आर्थिक सहायता ताराचंद के भाई बामा शाह ने की थी भी। प्रताप की आर्थिक सहायता ताराचंद के भाई किसने की थी, बामा शाह ने की थी भी। रितिका
चक्रधारी सर, मेरे एक पेपर में बैक है, क्या मैं फॉर्म भर सकती हूँ क्या? अब देखो रितिका, ये जो समस्याएं आपकी है ना, जो फॉर्म फिल करने वाली है, जो भी डाउट है आपको ना, तो ये आप जो संस्थान के नंबर है, एसएलसी क्लासेज के नंबर है, उनके ऊपर आप कॉल करके सर से या मैडम से आप बात करके अपनी जो समस्या है उसका सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वहां कॉल करिए, आपको पूर्ण रूप से आश्वासन के साथ मैं कहता हूँ, आपको पूर्ण रूप से जो है आपकी जो बात है उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। देखिएगा, भामाशाह की मैं बात कर रहा हूं। भामाशाह जो है, इनका जन्म 1547 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, ओसवाल यानी ओसवाल कौन से? जैन परिवार से संबंधित। कौन से परिवार से है? ओसवाल जैन परिवार से क्या है? संबंधित है। इस व्यक्ति ने 20,000 मोहरें दी थी। ऐसा बताते हैं कि प्रताप सिंह को इतना धन दे दिया था कि लगातार वो अपने 12 साल तक अपने स्वयं की और स्वयं की सेना को खिला सकते हैं भाई। सर, आपने जो विस्तृत सिलेबस बताया था, क्या वो आरपीएससी के द्वारा जारी किया हुआ था या पुराने पेपर के अनुसार था? सर, ये मेरा दोस्त भी ना कूद तो पागल है ही, मुझे भी करेगा सर, प्लीज हेल्प में। देखो, जो सिलेबस है वो आपको चर्चा करी है, वही आपको ध्यान रखना है, उसी के अनुसार आपको स्टडी करनी है। उसके बाद में कोई अगर एक्सप्लेनेशन के साथ और कोई डालता है तो वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अभी तक जो है वो सिलेबस है जिसकी मैंने आपके साथ में चर्चा करी है, वही है अभी। ऋतिका चक्रधारी, ओके सर, ठीक है। रेणुबाला मेवाड़ का कर रहा हूँ, ठीक है। तो 20,000 मोहरें दी थी, इतना धन दिया था कि प्रताप सिंह जो है अपनी सेना को काफी समय तक खिला सकते हैं। एक बात और, आप जो पढ़ते हो ना कि फलाना भामाशाह ने इतने रुपए दिए, जब आप स्वामी करते हो, कोई अन्य कार्य करते हो, अच्छे कार्य करते हो, तो भामाशाह का जो नाम प्रचलित हुआ था दानवीर के रूप में, वो इसी की वजह से क्या हुआ था? प्रचलित हुआ था। तो इस भामाशाह को क्या कहते हैं? दानवीर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? दानवीर कहते हैं। तो दानवीर के नाम से एक महाभारत के अंदर व्यक्ति प्रसिद्ध है, कर्ण, तो इसको मेवाड़ का कर्ण कहते हैं। मेवाड़ का कर्ण कहते हैं भाई। इसने मेवाड़ की रक्षा करी है, तो इसको मेवाड़ का रक्षक कहते हैं। मेवाड़ का क्या कहते हैं? रक्षक। ध्यान रखिएगा, मेवाड़ का रक्षक, मेवाड़ का रक्षक तो किसको कहते हैं? तो कौन है भाई? भामाशाह। भामाशाह नहीं हो ऑप्शन में तो प्रताप भी सही है ना, भामाशाह नहीं हो तो प्रताप सिंह भी सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को थोड़ा सा। मारवाड़ का रक्षक किसे कहते हैं? मारवाड़ का रक्षक तो वो कहते हैं वीर दुर्गादास राठौड़। मारवाड़ का रक्षक किसको कहते हैं? वीर दुर्गादास राठौड़ को भाई। चंद्रकला मीणा, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चंदू मीणा, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई। तो मारवाड़ का रक्षक किसको कहते हैं? वीर दुर्गादास राठौड़ को कहते हैं। फिर मैं बात कर लूं अगर मेवाड़ की रक्षिका, मेवाड़ की रक्षिका तो वो किसको कहते हैं? पन्नाधाय को कहते हैं। अगर आप पूछ ले मारवाड़ की रक्षिका, तो वो गोराधाय को कहते हैं। अगर आप पूछ ले मारवाड़ की पन्नाधाय, मारवाड़ की पन्नाधाय तो वो गोराधाय को कहते हैं। तो ये आपको थोड़ी सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप सिंह की क्या हो गई थी? आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी, इसलिए वो यहाँ से चले जाते हैं, जंगलों में भटकते हैं। चूलिया गांव पाली गए थे, काफी समय इन्होंने जंगलों में व्यतीत किया है, छापामारी या गुरिल्ला पद्धति अपनाते हैं। बाद में इनकी जो आर्थिक सहायता है वो किसने करी थी? ध्यान रखिएगा, वो किसने कर दी थी? ताराचंद जो थे उनके भाई भामाशाह ने करी थी। मैंने आपको बताया भी था जब हल्दीघाटी युद्ध पर आया था, ताराचंद और भामाशाह के नाम बताए थे। ध्यान रखिएगा, भामाशाह का जन्म 1547 में हुआ है। ये ओसवाल जैन परिवार से संबंधित है। इन्होंने 20,000 मोहरें दी थी प्रताप सिंह को, इतना धन दिया था कि काफी समय तक वो अपनी सेना को और स्वयं को खिला पिला सकता है। और ध्यान रखिएगा,
जब कुछ दिया है तो इसको दानवीर के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? दानवीर कहते हैं। दानवीर के नाम से महाभारत में एक व्यक्ति प्रसिद्ध हुआ था जिसको कर्ण कहते हैं साहब, तो इसको मेवाड़ का क्या कहते हैं? कर्ण भी कहते हैं। ठीक है, मेवाड़ की रक्षा करिए एक तरीके से, तो इसको क्या कहते हैं? मेवाड़ का रक्षक भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? मेवाड़ का रक्षक भी कहते हैं। तो यहां तक एक बार आप सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। ठीक है भाई, आगे देखो। हाँ, मारवाड़ क्षेत्र के हैं, भामाशाह मारवाड़ क्षेत्र के हैं ना। कहाँ के हैं? मारवाड़ क्षेत्र के हैं। ठीक है, आगे देखो। हाँ, ये जिसने नहीं लिखा है, नहीं लिखा तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो। ठीक है, हो गया। मेवाड़ का ठीक है। सुरेंद्र सिंह सर भामाशाह पाली के थे क्या? वर्तमान में पाली में पड़ता है। सादड़ी गांव वर्तमान में पाली में पड़ता है, ध्यान रखना। वर्तमान स्थिति पाली की ही है, इसका जन्म पाली के अंदर ही है। उस समय मेवाड़ राज्य का ठिकाना था, बाद में जाके मेवाड़ मारवाड़ की जो इनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, उसके बाद में चेंज हो गया। मारवाड़ जो है पाली के आसपास का क्षेत्र कहलाता है, लेकिन ये पहले मेवाड़ राज्य का ही हिस्सा हुआ करता बहुत पहले। तो ध्यान रखना, पाली ध्यान रखना आपको तो ना, पाली का है, सादड़ी गाँव का है। ठीक है, यहां एक बार आप लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे मैं चर्चा कर लेता हूं, देखिएगा। महाराणा प्रताप, आपको पता है 1572 से लेकर 1593 ईस्वी तक मेवाड़ के क्या रहे हैं? शासक रहे हैं। दिवाकर, ओके सर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, महाराणा प्रताप सिंह जो है 1572 से लेकर 1593 ईस्वी तक शासक रहे हैं। अकबर की ओर से प्रताप के विरुद्ध, महाराणा प्रताप के विरोध में प्रमुख जो सैन्य अभियान भेजे गए हैं उनकी मैं चर्चा करने वाला हूं। ध्यान रखिएगा, उनकी मैं चर्चा आपके साथ में करने वाला हूं। तो जो प्रथम सैन्य अभियान है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं पूरा डिटेल में। प्रथम सैन्य अभियान है वो कब आया था? 1576 में आया था। और अकबर ने दो सेनापति प्रधान बना के भेजे थे। एक तो आपके मानसिंह प्रथम है, मानसिंह प्रथम है, दूसरा आसफ खां है। इन्होंने 18 जून 1576 को प्रताप सिंह से कौन सा युद्ध किया था? हल्दी घाटी का युद्ध किया था, जिसको आपको डिटेल में पता है, मैं आपको पहले बता भी चुका हूं। तो अकबर द्वारा प्रताप सिंह के खिलाफ जो अभियान भेजे गए हैं, इनमें जो पहला महत्वपूर्ण अभियान था वो प्रथम सैन्य अभियान कौन सा था? 18 जून 1576 या 21 जून 1576 में ये मानसिंह प्रथम और आसफ खां के नेतृत्व में अकबर अभियान भेजते हैं, और ये आगे चल के हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध होता है। तो जिसको अपन हल्दी घाटी युद्ध को पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसके बाद में जो अभियान भेजा इसने, वो मिर्जा राजा मानसिंह, भगवंत दास, कुतुबुद्दीन खां का आक्रमण। देखो, कई इतिहासकारों का ये मानना है कि प्रताप सिंह युद्ध नहीं जीते थे, हल्दी घाटी का युद्ध जो है अकबर जीत गया था। तो मुझे समझ में नहीं आता ना, मुझे ये समझ नहीं आता कि अकबर अगर युद्ध जीत गया था, अकबर अगर युद्ध जीत गया था तो उसने फिर 13 अक्टूबर 1576 को, भाई 18 जून को ये युद्ध हो रहा है, 13 अक्टूबर 1576 को फिर अभियान क्यों भेजा महाराणा प्रताप सिंह के खिलाफ? दूसरी बात ये भी निकल के आती है कि अगर अकबर युद्ध मानसिंह प्रथम युद्ध जीत के गए होते तो मानसिंह प्रथम को जो अकबर है अपने शाही दरबार से क्यों निकालता, क्यों उसकी मनसबदारी छीन लेता? तो सीधी सी बात है, सेल्फ अंडरस्टूड सी बात है, जो अकबर का टारगेट था अकबर उसको पूरा नहीं कर पाया था। इसलिए जो मानसिंह प्रथम को जब भेजा वो पूरा टारगेट नहीं करके आया था, तो अकबर का जो टारगेट था वो पूरा नहीं हुआ, तो मानसिंह प्रथम को शाही दरबार से निकाल दिया और फिर प्रयास किए गए मेवाड़ महाराणा के ऊपर आक्रमण करने के। तो मिर्जा राजा मानसिंह, भगवंत दास और कुतुबुद्दीन खां का 13 अक्टूबर 1576 को फिर आक्रमण हुआ। 13 अक्टूबर 1576 को क्या हुआ? फिर आक्रमण हुआ। और इस आक्रमण के दौरान ध्यान रखना,
इन तीनों ने मिलकर गोगुंदा पे क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। गोगुंदा के ऊपर क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। गोगुंदा के ऊपर इन्होंने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। महेश नागर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई, ठीक है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं, मिर्जा राजा मानसिंह, भगवंत दास और कुतुबुद्दीन खां का आक्रमण हुआ फिर मेवाड़ के ऊपर 13 अक्टूबर 1576 को, और इन तीनों ने मिलकर गोगुंदा के ऊपर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। लेकिन कुछ समय बाद में यहां पे कौन आ गया था, अकबर आ गया था भाई। कुछ समय बाद में कौन आ गया था, अकबर आ गया था। अकबर क्या करता है, अकबर ने मुजाहिद बेग खां को गोगुंदा का क्या बना दिया, सूबेदार बना दिया। मुजाहिद बेग खां को क्या बनाया, गोगुंदा का सूबेदार बनाया, और स्वयं तीनों सेनापतियों को लेकर कहां पे चला गया, आगरा चला गया। तो पहला बयान इंपॉर्टेंट कौन सा था, 1576 में 18 जून 1576 को मानसिंह प्रथम और आसफ खां के नेतृत्व में हल्दी घाटी का युद्ध का अभियान करता है अकबर। दूसरा 13 अक्टूबर 1576 को मिर्जा राजा मानसिंह, भगवंत दास और कुतुबुद्दीन खां के नेतृत्व के अंदर आक्रमण किया गया था। गोगुंदा के ऊपर इनके द्वारा अधिकार कर भी लिया जाता है, लेकिन कुछ समय बाद में अकबर यहां पे पहुंच जाते हैं, और अकबर जो है मुजाहिद बेग खां को यहां का क्या करते हैं, सूबेदार नियुक्त करते हैं, और तीनों सेनापतियों को लेकर कहां पे चला जाता है, आगरा चला गया। अकबर कहां पे चला गया था, आगरा चला जाता है। तो एक बार इसको आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। नमस्कार दोस्तों, थोड़ा सा सर्वर इश्यू था, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ गई है। आगे अपन वापस चर्चा कर लेते हैं। जो मैंने आपको यहां तक बता दिया है, अकबर की और से प्रताप के विरुद्ध जो दोनों बयान है वो मैंने आपको बता दिए हैं भाई। अब आगे चर्चा कर लेते हैं, आगे क्या होता है। देखो, शाहबाज खां का मेवाड़ पर आक्रमण, शाहबाज खां का मेवाड़ के ऊपर क्या आक्रमण। तो देखो, शाहबाज खां जो है मेवाड़ के ऊपर क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे। शाहबाज खां की बात कर रहा हूं, ये क्या करते हैं, मेवाड़ के ऊपर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। अब शाहबाज खां का जो मेवाड़ पे आक्रमण हुआ, कितनी बार आक्रमण किया था शाहबाज खां ने, 3 बार आक्रमण किया था। 3 बार क्या किया था, आक्रमण किया था। शाहबाज खां मेवाड़ के ऊपर कितनी बार आक्रमण करते हैं, 3 बार आक्रमण करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, शाहबाज खां जो है मेवाड़ पर सर्वाधिक बार आक्रमण करने वाला मुगल सेनापति। जो ध्यान रखिएगा, शाहबाज खां ने जो मुगल सेनापति थे, इन्होंने 3 बार मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया। और जो 3 बार आक्रमण करता था, ये कई बार सीधा पूछता है कि शाहबाज खां ने मेवाड़ पे कितनी बार आक्रमण किया था, 3 बार आक्रमण किया था। ये भी पूछा गया है कि मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करने वाला, सर्वाधिक आक्रमण करने वाला मुगल सेनापति कौन था, तो वो कौन था, आपके शाहबाज खां था। तो इसने 3 बार आक्रमण किए थे सब। 3 बार आक्रमण कब कब करता है, देखो, प्रथम आक्रमण जो किया है वो 15 अक्टूबर 1577 को करता है। द्वितीय आक्रमण जो किया है 15 दिसंबर 1578 को करता है। तृतीय आक्रमण जो किया है 15 नवंबर 1579 को करता है। 3 आक्रमण करता है, ध्यान समझिएगा। पहला आक्रमण 15 अक्टूबर 1577 को करता है, दूसरा आक्रमण 15 दिसंबर 1578 को करता है, तीसरा आक्रमण 15 नवंबर 1579 को करता है। देखो, 15 अक्टूबर 1577 को कौन सा युद्ध लड़ता है, कुंभलगढ़ का युद्ध लड़ता है। कई जगह ये कुंभलगढ़ का युद्ध 1578 भी दे रखा है, तो दोनों ध्यान रख लेना। 1577-78 के अंदर 78 भी दे रखा, 78 भी ध्यान रखना है। कुंभलगढ़ का क्या होता है, युद्ध होता है 1577 या 1578 के अंदर कुंभलगढ़ का युद्ध होता है। इस युद्ध के दौरान कुंभलगढ़ दुर्ग के ऊपर भारी सेना के साथ इसने क्या किया था, आक्रमण किया था। ध्यान रखिएगा, प्रथम आक्रमण 1577-78 के अंदर है। ये मुख्य रूप से स्वतंत्र में ही होता है, लेकिन कई जगह कुंभलगढ़ के स्वतंत्र दे रखा है, कई जगह 78 दे रखा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग के ऊपर जो शाहबाज खां है वो भारी सेना के साथ क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। बहुत बिग सेना के साथ क्या करते हैं, अटैक करते हैं। जब ये आक्रमण किया तो महाराणा प्रताप जो थे उन्होंने उदय सिंह सोनगरा को और मानसिंह सोनगरा को कुंभलगढ़ दुर्ग सौंपकर पहाड़ों में चले गए थे, और इसमें शाहबाज खां क्या हो गया था, जीत गया था। ध्यान रखिएगा, प्रथम आक्रमण 15 अक्टूबर 1577 को है। कई जगह ये कुंभलगढ़ का 1578 लिखा हुआ है, ध्यान रखना। कुंभलगढ़ दुर्ग के ऊपर शाहबाज खां ने भारी सेना के साथ क्या किया था, आक्रमण किया था। इस आक्रमण के दौरान क्या हुआ, महाराणा प्रताप जो थे वो उदय सिंह सोनगरा और मान सिंह सोनगरा को कुंभलगढ़ का कार्यभार सौंप देते हैं, और स्वयं कहां पे चले गए थे, पहाड़ों में चले गए थे। और इस आक्रमण के दौरान शाहबाज खां क्या रहते हैं, विजयी रहते हैं। फिर दूसरा आक्रमण 15 दिसंबर 1578 को, और तीसरा 15 नवंबर 1579 को। ये दोनों आक्रमण महाराणा प्रताप के विरोध में पहाड़ों पर आक्रमण किया गया था। किसके विरोध में किया गया है, महाराणा प्रताप के विरोध में किया गया है। और कहां पे आक्रमण किया गया है, पहाड़ों में आक्रमण किया गया है। कहां पे किया गया, पहाड़ों में आक्रमण किया है। और इन दोनों अभियान के दौरान शाहबाज खां क्या रहते हैं, असफल रहते हैं। इन दोनों अभियान में शाहबाज का क्या रहे थे, असफल रहे थे भाई। तो ये आपको ध्यान में रखनी है मुख्य रूप से बातें।
ठीक है, तो शहबाज खां इन दोनों आक्रमण के दौरान क्या रहते हैं, असफल रहते हैं। तो एक बार यहां तक आप इसको लिख लीजिए। देखो भाई आगे बात कर लेते हैं। अब आगे क्या हुआ, कुंभलगढ़ के ऊपर इनका अधिकार हो चुका था, तो क्या हुआ था 1579 में, 1579 में महाराणा प्रताप ने छापेमार, या उसी को बोलते हैं गुरिल्ला पद्धति से कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार किया तथा कुंभलगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। कुंभलगढ़ को अपनी क्या बना लेता है, राजधानी बना लेता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में एक अभियान और हो जाएगा, वो अभियान किसका है, अब्दुल रहीम खान खाना का अभियान। 1580 की बात मैं पहले सन लिख देता हूं, कब की बात है, 1580 की बात है। अब्दुल रहीम खान खाना का अभियान किसके नेतृत्व में भेज रहा है, अब्दुल रहीम खान खाना का अभियान। इसने जो अपना डेरा डाला, इसके अपन डेरा डालने की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 1580 में अब्दुल रहीम खान खाना आते हैं और अपना जो डेरा डाल लेते हैं शेरपुर गांव में। कहां पे डाल लेते हैं, शेरपुर गांव में डाल लेते हैं। और शेरपुर गांव में जब आके ये डेरा डाल लेते हैं, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, तो ये डेरा किसके खिलाफ डाला था, प्रताप सिंह के खिलाफ डाला था। भाई किसके खिलाफ डाला है, प्रताप सिंह के खिलाफ डाला है, महाराणा प्रताप सिंह के खिलाफ डाला है। महाराणा प्रताप सिंह के जो पुत्र थे वो बब्बर शेर के नाम से प्रसिद्ध हैं, अमर सिंह प्रथम थे। और अमर सिंह प्रथम को जब इस बात का पता चला कि पापा के खिलाफ जो है, क्या लिखा है, अमर सिंह जी ने अकबर को समझाया कि जीत कर अकबर की फैमिली को बंदी बना लिया था। हाँ बिल्कुल वही बात मैं बता रहा हूं आपको। प्रताप सिंह जो है, इसके पुत्र अमर सिंह थे। अमर सिंह को जब इस बात का पता चला कि अपने पिता के खिलाफ जो अब्दुल रहीम है वो अभियान लेके आया है, तो ये शेरपुर गांव में पहुंच जाते हैं। और शेरपुर गांव जब वहां पे जाते हैं तो यहाँ पे इनकी फैमिली थी, इसमें यहाँ पे इनका परिवार जो था रुका हुआ था। किनका परिवार रुका हुआ था, आपके अब्दुल रहीम का परिवार रुका हुआ था। तो वहां पे जब ये जाते हैं तो इनको पता चलता है, आवाज लगाते हैं रहीम जी आवाज लगाते हैं अमर सिंह जी, लेकिन अंदर से महिलाओं की आवाज आती है। जब महिलाओं की आवाज आई तो महिलाएं बोलती है वहां पे, तो पूछते हैं रहीम जी कहाँ, तो बोले रहीम जी तो नहीं है। तो बोले कोई आदमी है तो उसको भेजिए, तो बोले कोई नहीं है। तो अब्दुल रहीम जो खान खाना के उसके परिवार को बंदी बना के ले आया। अमर सिंह प्रथम क्या कर लिया, इसको बंदी बना लिया सब, और बंदी बना के ले आया, इन महिलाओं को बंदी बना के ले आया। और जब बंदी बना के ले आया, इस बात का जब पता प्रताप सिंह को चला तो प्रताप सिंह को बड़ा बुरा लगा। प्रताप सिंह अपने पुत्र को समझाते हैं, धमकाते हैं उसको कि अमर सिंह जो तूने किया है वो एक गलत कार्य है, घृणित कार्य है, अपने उन महापुरुषों में नहीं है, अपने उन व्यक्तित्व में नहीं है जो किसी महिला के पीछे होकर वार करते हैं, अपने उनमें नहीं है। जो तूने किया है वो गलत है। प्रताप सिंह जी स्वयं जाते हैं, यानी प्रताप सिंह जी ने अमर सिंह जी को समझाया, अमर सिंह जी को समझाते हैं। और प्रताप सिंह जी जो है वो स्वयं जाते हैं प्रताप, और जो ये महिलाएं थी इनसे माफी मांगते हैं, इनको माता बहन कह के समझ करते हैं कि माता और बहनों आपको जो लेके आया मेरे पुत्र ने जो घृणित कार्य किया उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आपको जहां से लाया गया आपको सुरक्षित स्थान के ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। ऐसा इतिहास में पहली बार ही हुआ, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ। उस वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह को सलाम है साहब, कि जिसने मतलब आप मुस्लिम जो एरिया थे वहां पे अगर महिलाओं को ले जाते तो वहां पे उनके साथ अत्याचार होता, ठीक है, बहुत सारे घृणित कार्य किए जाते थे, वापिस आने का मतलब ही नहीं है। लेकिन यहां से प्रताप सिंह ने ससम्मान
ससम्मान इनको वापस लौटाया। ससम्मान इनको अमर सिंह ने क्या कर दिया, मुक्त कर दिया, सब मुक्त किया और ससम्मान छोड़ के आया। और जब इस बात का पता अब्दुल रहीम को चला तो अब्दुल रहीम अभियान को बीच में छोड़ के चला गया, सब अभियान को बीच में छोड़कर ही चला गया। अब्दुल रहीम को इस बात का आभास हुआ कि वास्तव में प्रताप है, वास्तव में प्रताप है, प्रताप की बराबरी प्रताप के आसपास भी नहीं है अकबर। ये बात तो अब्दुल रहीम भी जान चुका था, अभियान को बीच में छोड़ के चला जाता है, क्योंकि अब्दुल रहीम जानता था कि यहाँ अपने अगर महिलाएं उठा के ले आते हैं तो क्या करते हैं ये। अब्दुल रहीम को ये भली भांति परिचित थे। लेकिन ये जो उदाहरण महाराणा प्रताप सिंह ने पेश किया, इसके बाद में अब्दुल रहीम भी झुक गया प्रताप सिंह के सामने कि वास्तव में प्रताप है, प्रताप को जो मान्यता है वो क्यों दे रखी है, वो अब्दुल रहीम भी ये बात जान चुका था। अब्दुल रहीम अभियान को बीच में छोड़ के ही वापस चले जाते हैं। तो ये आपके 1580 में अब्दुल रहीम खानखाना का जो अभियान किया गया था वो था। ये अब्दुल रहीम खानखाना वही है जो रहीमन दागा प्रेम का वो रहीम जी वाला सुना ना आपने, वही है। ये जहांगीर के गुरु भी थे, अकबर के दत्तक पुत्र भी थे, ये बैराम खां के पुत्र थे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। एक बार आप सभी विद्यार्थी इसको यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों यहां तक कोई डाउट हो, किसी विद्यार्थी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी आप थंब का इंप्रेशन दे सकते हैं। यहां तक किसी विद्यार्थी को कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हैं, किसी विद्यार्थी को कुछ पूछना हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, बाकी आप थंब का इंप्रेशन दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सभी की ये चीजें क्लियर रही होंगी। तो आज की जो क्लास है, आज का जो सेशन है, उसको मैं यहीं समाप्त करता हूं। बिल्कुल नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन जो नेक्स्ट आगे की महाराणा प्रताप सिंह की बातें हैं उनके साथ में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।